आज की ये जो कहानी है ये देहरादून के एक इलाके की है। 10 सितंबर 2023 से इस कहानी की शुरुआत होती है। दिल्ली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे एक शख्स कॉल लगाता है और कॉल सीधे दिल्ली के पुलिस थाने पे लगती है। पुलिस थाने पे कॉल करने के बाद ये शख्स बताता है, ये इंसान बताता है कि एक महिला की लाश जो कि देहरादून के एक इलाके में पड़ी है, लावारिस हालत में, रोड के किनारे और काफ़ी बुरी हालत में यानी क्षतिग्रस्त हालत में ये लाश महिला की पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस के कानों में ये सूचना पड़ती है वैसे ही पुलिस की एक टीम देहरादून के इस इलाके में पहुंच जाती है। देहरादून के जिस इलाके की ये घटना होती है यहाँ का पुलिस थाना लगता है रायपुर पुलिस स्टेशन। वहाँ भी पुलिस के कर्मचारियों को सूचना दी जाती है, पुलिस की टीम वहाँ से भी रवाना होती है और मौके वारदात पे जहाँ पे महिला की ये लाश मिली थी वहाँ पुलिस की टीम पहुँच जाती है। अब जब महिला के पास जाकर महिला को टटोला जाता है, देखा जाता है, तो शुरुआती ही जांचों में पता लग जाता है कि महिला के सर पे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। इसके साथ ही महिला के चेहरे को जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन चेहरा ठीक से जला नहीं है। शायद ऐसा इसलिए आरोपी ने किया था कि महिला का चेहरा पहचाना न जा सके और उसकी शिनाख्त न हो पाए कि वो कहाँ की रहने वाली है या फिर कौन है। महिला के पास ही एक टॉयलेट क्लीनर जो कि खाली बॉटल था वो पड़ा हुआ था। महिला के शरीर पे और कोई ऐसे निशान थे नहीं जिससे कि पता लग जाए कि ये महिला कौन है। जो शरीर पे कपड़े थे वो काफ़ी मॉडर्न दिखाई दे रहे थे। स्कर्ट के जैसा एक नया ड्रेस उसने पहन रखा था जो कि लहूलुहान था। इसके बाद पुलिस की टीम इस लाश को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम के लिए इस लाश को भेज दिया जाता है। इसके बाद अब महिला की शिनाख्त के लिए जो भी लोग पहली बार इस महिला को देखे थे इस हालत में पड़े हुए, उन सभी के बयान दर्ज किए जाते हैं। महिला को देखने पे ये पता लग रहा था, इसकी थोड़ी छानबीन जब की गई तो ये पता चला कि ये देहरादून की रहने वाली नहीं है। अब जब ये देहरादून की रहने वाली नहीं है तो किसी न किसी ने तो इसको यहाँ पे फेंका है, हत्या की हो या फिर हत्या करने के बाद ऐसा लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से किया गया हो। महिला की इतनी ही जानकारी काफ़ी नहीं थी कि वो कहाँ से है, क्या नाम है उसका, किस परिवार से है, किस हालत में वो यहाँ या किस परिस्थिति में यहाँ पे वो आई थी या फिर लाई गई थी या मौत के बाद पहुँचाई गई थी। ये तमाम सवाल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा था, क्योंकि इस रास्ते में जो ये रास्ता है दिल्ली से देहरादून की तरफ जाता है, यहाँ पे कोई भी चश्मदीद नहीं मिलता है, साथ ही साथ कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है कि महिला के बारे में डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश कर पाए ये कहाँ की है। तो अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प बचता है कि ये जो रूट है, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से इसकी एंडिंग पॉइंट है, इन तमाम रूट पे जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वो सबको चेक किया जाए। टोटल 10 कैमरे थे और 10 कैमरे को जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही थी तो इसमें लगभग पता लगता है कि 240 कारें रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में इस रास्ते से गुजरी है, क्योंकि इस महिला को पहली दफ़ा उस शख्स ने सुबह 7 बजे देखा था। इसका मतलब है कि रात होने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी उन सभी को खंगालने की पुलिस ने पूरी कोशिश की और पहली ही जांच में पुलिस को सफलता भी मिली। 240 कारें इस रास्ते से गुजरी थी और वापस कुछ कारें आई भी थी। अब पुलिस ने इन सभी रास्तों के जो ड्यूरेशन है उनको कैलकुलेट किया कि एक कार को गुजरने में और फिर वापस आने में इस रास्ते से कितना वक्त लग सकता है। सभी कारों में से 240 में से कुछ कारें वापस भी आई थी, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ 18 कारें पुलिस को
मिलती हैं, यानी कि पुलिस का जो शक था वो इन 18 गाड़ियों पे आकर रुक जाता है, क्योंकि इन गाड़ियों को जो नॉर्मल मैक्सिमम टाइम लगता है इस रास्ते को तय करने में, जाने में या वापस आने में, इससे ज़्यादा समय लगा था। किसी को 45 मिनट ज़्यादा लगे थे, किसी को आधा घंटा ज़्यादा लगा। तो इस तरह से पुलिस ने कैलकुलेट किया और 18 जो गाड़ियाँ थी उन सभी की लिस्ट तैयार कर ली। अब एक दूसरी पुलिस टीम भी तैयार की जाती है। जो इस लड़की ने ड्रेस पहन रखा था, ये नई ड्रेस थी। इस ड्रेस का जो बारकोड होता है, अब इस लड़की का पहचान शायद ये ड्रेस ही बता पाता, इसलिए इस पुलिस टीम ने जो दूसरी बनाई गई थी उसने इसके ड्रेस के बारकोड से ये पता लगा लिया कि ये किस एरिया से परचेज किया गया ड्रेस इसने पहन रखा है। पता लगता है कि ये जो कपड़ा है ये जूडियो का है। जूडियो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ से इसने इस इलाके के जूडियो के शोरूम से ये कपड़ा परचेस किया है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। अब पुलिस की टीम इस कपड़े के साथ जूडियो के उस शोरूम में पहुंचती है। पहुंचने के बाद क्योंकि ये कपड़ा बहुत नया दिख रहा था, तो वहाँ पे जब पुलिस बताती है कि ये कोई एक महिला का कपड़ा है जिसकी मौत हो चुकी है और इसकी डिटेल्स हम चाहते हैं कि निकल जाए किसी भी तरह से, तो अब पूरे एक सप्ताह का, यानी ये 10 सितंबर की घटना थी, इसके पिछले पूरे एक वीक की वहाँ की सीसीटीवी फुटेज, साथ ही साथ ये कपड़ा किसने खरीदा था, तो जब वहाँ के स्टाफ से डिटेल्स निकलवाए जाते हैं तो पता लगता है कि कुल 8 सेम इसी कपड़े की जो बिक्री है वो लगभग एक सप्ताह के अंदर हुई है। अब सभी के डिटेल्स को चेक किया जाता है, टाइमिंग पता की जाती है, सीसीटीवी फुटेज में वो कस्टमर कब आया, कब इस शोरूम से निकला वो भी देखा जाता है। तब महिला का जो फेस था वो हल्का सा जल चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसका नक्शा समझ में आ रहा था। अब पुलिस यहाँ पे सीसीटीवी फिर से अब इस शोरूम के खंगालने की कोशिश करती है। इसके बाद जब बारीकी से देखा जाता है कि इन 8 कस्टमर्स में से एक ऐसी महिला दिखाई देती है जो एक पुरुष के साथ शोरूम में आई थी, सेम उसने ड्रेस परचेस किया था, और इस महिला का जो फेस है वो जूम इन करने पे पता लगता है कि वो जो डेथ की हुई महिला है उससे काफ़ी सिमिलरली शो हो रहा है। इसके बाद वो महिला शोरूम से बाहर निकल रही है परचेस करने के बाद, और इस लड़के के साथ जाकर एक गाड़ी में बैठ रही है। जिस गाड़ी में बैठ रही है इस गाड़ी पे आर्मी लिखा हुआ है, और इसके बाद लास्ट सीसीटीवी फुटेज में ये महिला उस लड़की के साथ जाती हुई दिखाई दे रही। अब पुलिस को दूसरी सफलता मिल जाती है कि ये गाड़ी जो है इस पे आर्मी लिखा है, SUV की ये गाड़ी है, और इसका नंबर प्लेटिंग भी बहुत क्लियर कैमरे में शो हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज की इस क्लिप को जो पुलिस के टीम थे वो सारे ही इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद इस गाड़ी की अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो गाड़ी के नंबर प्लेट की थी उसकी निकलवाई जाती है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला जाता है तो उससे एड्रेस भी पता लग जाता है कि किसके नाम पे गाड़ी है, और साथ ही साथ कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी पुलिस के हाथ लग जाती हैं। पुलिस के पास इस कार के ऑनर का नाम और पता मिल चुका था। ऑनर का नाम था रामेंदु श्रीवास्तव, और ये आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। अब यहाँ से पुलिस का दिमाग ठनकता है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे एक आर्मी के जवान पे शक करने का सवाल है, तो किसी भी प्रकार से हमें कोताही नहीं बरतनी है। सारे एविडेंस पहले कलेक्ट करने होंगे, उसके बाद ही इस शख्स से पूछताछ करना होगा, नहीं तो शायद ये बहुत ज़्यादा भारी पुलिस पे भी पड़ सकता था, क्योंकि आर्मी की एक अलग ही रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और इतने बड़े पोस्ट की बात है, अधिकारी की बात है, तो पुलिस एक छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करना चाहती थी। अब पुलिस की टीम ने यहाँ से अपनी समझदारी, सूझबूझ दिखाते हुए जो ये लेफ्टिनेंट थे इनके नंबर पे पहले तो डायल करने का सोचा कि थोड़ा जांच पड़ताल किया जाए, लेकिन जो नंबर उन्हें हासिल हुआ था इस कार के रजिस्ट्रेशन के पता के साथ, उसके कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, तो वो नंबर स्विच ऑफ शो हो रहा था, मतलब नंबर नहीं लग पा रहा था। अब पुलिस की टीम ने और भी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की, और अब पुलिस ने कोशिश की कि इस रामेंदु नाम के शख्स का लोकेशन
9 सितंबर को कहाँ दिखाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का ऐसा मानना था कि 9 सितंबर को ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिर पता लगता है कि जिस दिन महिला ने ये ड्रेस खरीदी थी उस दिन भी ये जो रामेंदु थे ये उस महिला के साथ थे, क्योंकि उनके भी नंबर की जो लोकेशन थी वो वहीं पे शो हो रही थी, जुडियो के शोरूम के आसपास। अब पुलिस ये समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ लिंक तो ज़रूर है इस महिला के साथ, क्योंकि ये जो रामेंदु है वो महिला के साथ दिखाई भी दे रहे हैं, इनकी लोकेशन भी वहाँ की शो हो रही है, नंबर की भी। और साथ ही साथ अब पुलिस ने ये दूसरा बहुत ठोस काम किया कि जितनी भी गाड़ियाँ, लगभग आपको मैंने बताई कि 240 गाड़ियाँ उस रास्ते से 9 सितंबर को गुजरी थी, 9 सितंबर की रात को गुजरी थी 10 बज के सुबह 6 बजे तक की। तो इसकी जो फुटेज में अब पुलिस ने कोशिश की उस गाड़ी को छानने की जो आर्मी लिखी हुई हो, जो एसयूवी हो और जिसका नंबर प्लेट यही सेम हो जो उस दिन उस महिला के साथ शख्स की गाड़ी का दिखाई दे रहा था। अब जब छानबीन किया जाता है, मैच किया जाता है, तो ये गाड़ी का लोकेशन बिल्कुल सीसीटीवी में शो हो रहा था कि ये गाड़ी उस रास्ते से गई थी और इसे आने में टाइम जो है बिल्कुल जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगा, अधिक लगा, जिसकी वजह से अब शक और भी ज़्यादा गहरा जाता है। अब लेफ्टिनेंट के बारे में पूरी डिटेल और खंगाली जाती है, तो इनका जो ऑफिशियल नंबर था ये भी पुलिस को पता लग जाता है। अब उनके ऑफिशियल नंबर के थ्रू उनसे जाकर के पुलिस की टीम कांटेक्ट करती है। पुलिस के पास कुछ सबूत भी हासिल हो गए थे, जैसे कि उनकी गाड़ी का नंबर और उनकी लोकेशन, उनकी उस दिन की लोकेशन, उनका रूट कि ये गाड़ी इस रूट से गई थी जहां पे महिला की लाश मिली थी। इसके बाद अब पुलिस की टीम इस श्रीवास्तव लेफ्टिनेंट के घर पे पहुंच जाती है। घर पे जाने के बाद देखती है कि ये एसयूवी कार उनके घर के लॉन में खड़ी हुई है। अब कार के पास जाने के बाद रामेंदु श्रीवास्तव से पूछताछ करती है, कार की चाबी मांगती है और इस कार को जब खोला जाता है तब जो एविडेंस मिलते हैं पुलिस को वो और भी ठोस मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर अभी भी खून के कुछ धब्बे, निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ से लेफ्टिनेंट श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके जब इन्हें थाने लाया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है, तब अब जो कहानी आती है इस महिला की वो कुछ इस प्रकार है। अब लेफ्टिनेंट साहब के मुताबिक कहानी की शुरुआत जनवरी 2020 से होती है। लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग सिलीगुड़ी में थी। इस दौरान उनका परिवार उनके साथ सिलीगुड़ी में नहीं रहता था। परिवार में उनका एक 2 साल का बेटा है, उनकी पत्नी भी है क्योंकि ये शादीशुदा हैं। लेकिन जब इनकी सिलीगुड़ी में पोस्टिंग हुई थी तब इन्होंने अपने परिवार को वहाँ पे ले जाना उस टाइम पे उचित नहीं समझा था। शायद इस वजह से वो वहाँ पे अकेले रह रहे थे। अकेले रहने के दौरान जब छुट्टी वगैरह हुआ करती थी, जब वो फ्री टाइम अपना बिताया करते थे, तब वो वहाँ के एक बार में जाना शुरू कर देते हैं। इस बार में उनकी मुलाकात एक बार डांसर से होती है। महिला देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसका नाम श्रेया था। अगर मैं उसकी ओरिजिनल नाम आपको बताऊं, ऑफिशियल नेम, तो उसका नाम सुमित्रा था। लेकिन ये जो श्रेया थी देखने में काफ़ी सुंदर थी, बार डांसर थी, अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही थी, इस वजह से उसने ये ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया था। अब जब इस बार में ये डांस करती थी वहाँ पे ये जो लेफ्टिनेंट है ये जाया करते थे और एक दिन इस सुमित्रा से उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। अब सुमित्रा को ये मालूम नहीं था कि श्रीवास्तव जो हैं लेफ्टिनेंट ये पहले से शादीशुदा हैं। उन दोनों ने ही लिव इन पार्टनरशिप में रहने का डिसीज़न लिया। प्यार तो हो ही गया था और रिश्ते को आगे बढ़ाना ही था, तो उन्होंने इस सिलीगुड़ी में ही एक फ्लैट लिया और वहाँ पे लिव इन में रहना शुरू कर दिया। जो ये महिला थी सुमित्रा, ये ओरिजिनली रहने वाली नेपाल की थी, लेकिन काम की वजह से ये सिलीगुड़ी आ गई थी और अपने जो काम थे जो उसको मिला था वो कर रही थी। अब जब लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट साहब से इसकी दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है, लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। उधर जो लेफ्टिनेंट साहब का परिवार था, यानी पहली जो उनकी पत्नी है वो यूपी की रहने वाली थी। अब इस दौरान लेफ्टिनेंट साहब की दूसरी पोस्टिंग होती है और ये होती है क्लेम्बिंग टाउन में, जो कि देहरादून के पास ही है। क्लेम्बिंग टाउन में जब उनकी पोस्टिंग होती है तब उस समय उनकी जो पत्नी होती है, उनका जो बच्चा होता है, वो साथ रहने के लिए उनके साथ आ जाते हैं। इस दौरान जो लिव इन पार्टनर सुमित्रा थी, वो पहले जो जहाँ पे उसको रखा था लेफ्टिनेंट ने, वो वहीं पे रह रही थी और दोनों को ही इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि लेफ्टिनेंट की एक प्रेमिका भी है और पत्नी भी है। दोनों को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। लेफ्टिनेंट जो थे अब बीच बीच में सुमित्रा को भी याद करते थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुमित्रा को भी अब इस जो दूसरी पोस्टिंग की जगह है यहाँ पे ही एक फ्लैट में रखा जाए। फ्लैट उन्होंने किराए पे लिया। इधर पत्नी और बच्चा भी उसी शहर में रह रहा है, उधर उन्होंने सुमित्रा को भी बुला लिया और एक फ्लैट में रखा। और हमेशा टाइम टू टाइम वो घर से गायब हो जाया करते थे। ड्यूटी के बाद भी वो घर पे जब नहीं रहते थे तो धीरे धीरे पत्नी को अब शक बढ़ना शुरू हो जाता है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे उसको क्लू भी मिल जाते थे। कई बार उसने मोबाइल में भी देख लिया। तो इस तरह से शक की जो सुई थी वो अब लेफ्टिनेंट साहब की पत्नी की घूमती है और ये शक बिल्कुल 100% कंफर्म तब हो जाता है जब सुमित्रा के बारे में इस लेफ्टिनेंट की पत्नी को पता लग जाता है कि इनकी कोई और भी साथी है जिससे इनके संबंध हैं और काफ़ी करीबी संबंध हैं। अब इस बात को लेकर के लेफ्टिनेंट के घर में झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाते हैं और झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि लेफ्टिनेंट की पत्नी डायरेक्ट सुमित्रा को भी कई खड़ी खोटी बातें सुना देती हैं। सुमित्रा इधर बार बार लेफ्टिनेंट पे शादी करने का प्रेशर डालती है और इस वजह से लेफ्टिनेंट अब बीच में दोनों ही महिला के घिर जाते हैं, लगातार परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और अब इन्होंने तय कर लिया था कि पत्नी को तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन सुमित्रा से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अब इस 9 सितंबर का दिन उन्होंने चुन लिया। इस दिन सुमित्रा को किसी बहाने से अपने साथ गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद थोड़ी दूर गए, एक होटल में ले गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे शराब पिलाया। शराब के नशे में जब वो बिल्कुल धुत हो गई, क्योंकि उन्होंने साथ में कंपनी देने के लिए खुद भी ड्रिंक्स लिए थे, लेकिन इतने नहीं लिए थे कि वो होशो हवास में ना रहें। सुमित्रा को बहुत ज़्यादा पिला दिया। वो पूरी तरह से अपने होश में जब नहीं थी, उसके बाद उसे फिर से गाड़ी में बिठाया और राजपूत रोड देहरादून के पास ही है, इस रोड पे ले जा करके पहले से ही जिस गाड़ी में वो सुमित्रा को ले जा रहे थे, इसमें हथौड़ा रखा हुआ था उन्होंने। जब वो पूरे नशे में थी तब एक सुनसान जगह पे रास्ते पे गाड़ी को रोका, हथौड़ा निकाला और उसके सर पे लगातार कई वार किए। इस वार की वजह से उसकी जान चली गई। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने इसकी बॉडी सुमित्रा की बाहर निकाली, रोड के किनारे फेंकी और टॉयलेट क्लीनर जो वो लेकर के आए थे वो उसके फेस पे डाल दिया ताकि इस महिला की कोई शिनाख्त ना कर पाए। इस तमाम घटना के अंदर लेफ्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा कंफर्म थे इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने कोई सबूत छोड़ी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो ज़रूर होता है और इसी छोटी छोटी गलती को हर क्राइम करने वाला शख्स भूल जाता है और जिसकी वजह से वो कानून के गिरफ्त में आ जाता है। लेफ्टिनेंट के पास बहुत दिमाग होने के बावजूद भी पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया। इसके बाद आर्मी की जो ये टीम में शामिल थे उनको भी ऑफिशियली इनके जितने एविडेंस कलेक्ट किए थे पुलिस ने, जो भी इन पे चार्ज लगे थे वो सब की जानकारी उन्हें सौंपी और अब लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो ये कहानी अपने आप में ही काफ़ी अजीबोगरीब है कि एक अधिकारी जो कि सरकारी अधिकारी है, जिसे मालूम है कि किसी भी क्राइम का अंजाम सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप से ऐसी परिस्थिति पैदा की जिसकी वजह से उसको क्राइम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।